मैंने एक नूडल्स की दुकान खोली थी जिसकी सबसे बड़ी खासियत थी फ्री रीफिल। शुरू में मेरा बस इतना मकसद था कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को एक वक्त का पेट भर खाना मिल सके। लेकिन एक दिन एक औरत अपने 6 बच्चों को लेकर मेरी दुकान पर आई। उसने सिर्फ एक कटोरी यांगचुन नूडल्स मंगाए, लेकिन लगातार 18 बार रीफिल करवाया और मेरी दुकान को अपने घर की कैंटीन बना लिया। मैंने उसे अच्छे से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा वीडियो बनाकर मुझे ब्लैक हार्टेड बिजनेसमैन कहा और इंटरनेट पर लोगों को भड़काकर मेरे खिलाफ ऑनलाइन हरासमेंट शुरू करवा दिया। अगले दिन कुछ गुंडे मेरी दुकान पर आ गए। उन्होंने एक कटोरी नूडल्स ऑर्डर की और पूरा दिन दुकान पर कब्जा जमाए रखा। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पता चला कि मेरा रीबर्थ हो चुका है। मैं उसी दिन वापस आ गया था जिस दिन वह औरत अपने 6 बच्चों के साथ मेरी दुकान पर आई थी। इस बार मैं मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करने आगे बढ़ा। मालिक, सबसे सस्ते यांगचुन नूडल्स की एक कटोरी देना। कई बार धुले हुए पुराने कपड़े पहने एक औरत जिसके पीछे 6 दुबले पतले बच्चे खड़े थे अकड़ कर दरवाजे पर खड़ी थी। उस औरत का नाम यूए चिंघे था। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर उसका एक अकाउंट था जहां वह खुद को 6 बच्चों की माँ जो शहर में संघर्ष कर रही है बताती थी। उसका चेहरा देखते ही मेरे दिमाग में पिछले जन्म की वह तस्वीर घूम गई जब मुझे पीट पीट कर मार डाला गया था। वही औरत मेरी मौत की वजह बनी थी। आइए अंदर आइए, बच्चों को बैठाइए। मेरा गर्मजोशी भरा व्यवहार देकर यूए चिंघे साफ तौर पर चौंक गई। शायद उसने पहले से सोच रखा था कि मैं उसे गरीब समझकर तिरस्कार करूंगा, फिर वह अपनी मजबूरी दिखाकर ज्यादा ट्रैफिक और व्यूज हासिल करेगी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुस्कुराकर उसका स्वागत करूंगा। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने तुरंत उसकी बात काट दी। अरे ऐसी क्या बात है, दुकान खोली है तो ग्राहक को कैसे बाहर निकाल सकता हूँ। फिर मैंने जल्दी से एक बड़ी मेज जोड़ दी और 7 गिलास गर्म पानी रख दी। बच्चों को बहुत भूख लगी होगी, पहले थोड़ा पानी पी लो, पेट भी गर्म हो जाएगा। ये चिंघे की आंखों में मौजूद सावधानी धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी जगह लालच ने ले ली। शायद उसे लगा कि मैं एक सीधा सादा बेवकूफ इंसान हूँ। उसने गला साफ किया और अपना पुराना नाटक शुरू कर दिया। मालिक, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, बस एक कटोरी यांगचुन नूडल्स चाहिए। ये कहते हुए उसने जेब में काफी देर तक टटोला और मुड़े तुड़े छुटे पैसे निकाले। पूरे 10 युआन थे। मैंने मुस्कुराकर पैसे ले ली। ठीक है, एक कटोरी यांगचुन नूडल्स अभी लाया। रसोई में जाकर मैंने तुरंत नूडल्स नहीं बनाए। सबसे पहले मैंने सीसीटीवी कैमरा का एंगल बदल दिया ताकि यूए चिंघे की पूरी मेज साफ साफ रिकॉर्ड हो जाए। उसके बाद मैंने नूडल्स बनाए। थोड़ी देर में गर्मा गर्म यांगचुन नूडल्स उनकी मेज पर रख दिए। लीजिए, नूडल्स आ गए, गरम गरम खाइए। यूए चिंघे ने तुरंत चॉपस्टिक उठाई और बच्चों की भूखी नजरों के सामने पूरी कटोरी अकेले ही खत्म कर दी। फिर होंठ चाटते हुए बोली, मालिक रीफिल। मैंने बिना किसी झिझक के तुरंत दूसरी कटोरी भर दी, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं। मैं पूरे समय मुस्कुराता रहा, तेजी से काम करता रहा और पूरी सेवा देता रहा। यूए चिंघे की हिम्मत बढ़ती गई और उसकी रीफिल की आवाज भी लगातार ऊंची होती गई। उसने तो मोबाइल निकालकर लगातार वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया। उसे देखकर मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंस पड़ा। यह औरत सच में बहुत चालाक और बेहद घटिया थी। वह इंतजार कर रही थी कि कब मेरा सब्र टूटे, कब मैं उसे रोकूं या दुकान से निकालूं, ताकि वह तुरंत गरीबों को अपमानित करने वाले ब्लैक हार्टेड बिजनेसमैन वाला ड्रामा शुरू कर सके। लेकिन पिछले जन्म का अनुभव होने की वजह से इस बार मैं उसे यह मौका नहीं देने वाला था। दुकान के बाकी ग्राहक भी यह सब देखकर आपस में बातें करने लगे। एक सफाई कर्मचारी जो अक्सर मेरी दुकान पर आता था खुद को रोक नहीं पाया और बोला, शे मालिक ये। मैंने मुस्कुराकर उसे इशारा किया कि चिंता मत करो। मैं तो चाहता था कि यूए चिंघे खुलकर अपना नाटक करे। वह जितनी ज्यादा मेहनत से अभिनय करेगी मुझे उतनी ही ज्यादा खुशी होगी। जब 19वीं बार रिफिल हुआ तब आखिरकार यूए चिंघे खुद बेचैन हो गई। उसने देखा कि मैं उसके जाल में फंस ही नहीं रहा हूँ, इसलिए उसने खुद अगला कदम उठाने का फैसला किया। उसने गला साफ किया, मोबाइल कैमरे की तरफ देखा और बेहद दुखी लेकिन मजबूत बनने वाली आवाज में बोली, दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ना, मालिक सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने इतना सब खा लिया लेकिन इन्होंने एक भी शिकायत नहीं की। इंटरनेट पर जिन ब्लैक हार्टेड बिजनेसमैन की बातें होती हैं ये वैसे बिल्कुल नहीं है। हम जैसे गरीब लोगों को अगर ऐसा अच्छा इंसान मिल जाए तो सच में बहुत किस्मत की बात होती है। मुझे अच्छी तरह पता था कि यह उसकी नई चाल थी। पहले वह मुझे आसमान पर चढ़ाएगी, फिर अगर बाद में मैंने जरा सा भी विरोध किया तो पहले और बाद का यह अंतर देकर लाइव स्ट्रीम देखने वाले लोग पूरी तरह भड़क जाएंगे और उसका लाइव इफेक्ट चरम पर पहुंच जाएगा, जिससे नेटिजन्स का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठेगा। यही उसकी सबसे खतरनाक योजना थी। मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसा, लेकिन चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। मैंने कहा, दीदी कैसी बातें कर रही हैं? मैंने ये दुकान ही इसलिए खोली है ताकि हर किसी को गर्मा गर्म खाना मिल सके। जब तक मेरी दुकान खुली रहेगी यहाँ आने वाला कोई भी इंसान भूखा नहीं जाएगा। मेरी बात सुनते ही आसपास बैठे सभी ग्राहकों ने तालियां बजाकर मेरी तारीफ की। यूए चिंघे के चेहरे पर एक पल के लिए नाराजगी साफ दिखाई दी। उसे मेरी तारीफ नहीं चाहिए थी, वह चाहती थी कि मैं गुस्सा करूं। उसने तुरंत अपनी आंखें घुमाई और नई चाल चली। मालिक, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन यह नूडल्स पेट नहीं भरते। अगर इतना ही भला काम कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा मीट टॉपिंग भी डाल दीजिए। यांगचुन नूडल्स सिर्फ सादे नूडल्स थे, जबकि मीट सॉस नूडल्स की कीमत 25 युआन प्रति कटोरी थी। ये साफ साफ हद से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश थी। पिछले जन्म में मैंने इसी जगह उसे मना कर दिया था और तभी उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया था। लेकिन इस बार भी मैं मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं दीदी। इतना कहकर मैं रसोई में गया, खुशबूदार मीट सॉस का बड़ा सा चम्मच भरा और उसकी नूडल्स पर अच्छी तरह डाल दिया। फिर मुस्कुराकर बोला, बच्चों को थोड़ा अच्छा खाना मिल जाएगा, उनकी सेहत भी सुधरेगी। यूए चिंघे पूरी तरह हैरान रह गई। उसने जो लंबा भाषण पहले से तैयार कर रखा था वह उसके गले में ही अटक गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इतना सीधा क्यों बन रहा हूँ और उसकी हर मांग बिना किसी शिकायत के क्यों पूरी कर रहा हूँ। आसपास के ग्राहक भी मेरी तारीफ करने लगे। छह मालिक तो सच में भगवान जैसे इंसान है, आजकल ऐसे अच्छे लोग
कहाँ मिलते हैं। लोगों की नजरों में मेरे लिए दया की जगह अब सम्मान आ चुका था। ये सब सुनकर युए चिंगहे का चेहरा कभी हरा पड़ रहा था तो कभी सफेद। उसे मेरी तारीफ नहीं चाहिए थी, उसे तो ट्रैफिक, व्यूज और इंटरनेट पर मेरे खिलाफ गालियां चाहिए थी। जब उसकी एक भी चाल काम नहीं आई तो उसने मजबूरी में खाना जारी रखा। 20वीं कटोरी, 25वीं कटोरी, 30वीं कटोरी, आखिरकार 30 कटोरी रिफिल होने के बाद 6 बच्चे कुर्सियों पर ढेर होकर बैठ गए। उनके चेहरे तक हरे पड़ चुके थे। युए चिंगहे का पेट भी पूरी तरह फूल चुका था। अब वह एक निवाला भी नहीं खा सकती थी। लेकिन इतनी सारी मुफ्त की नूडल्स खाने के बाद भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि आज उसका पूरा प्लान बुरी तरह फेल हो चुका था। उसने मुझे ऐसी नजरों से घूरा जैसे मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। फिर जल्दी से एक बनावटी धन्यवाद कहा और अपने 6 बच्चों को लेकर घबराकर वहां से निकल गई। मैं उसकी भागती हुई पीठ को ठंडी नजर से देखा रहा। फिर मैंने अपने मुस्कुराते मुस्कुराते अकड़ चुके चेहरे को हल्का सा मलते हुए मन ही मन कहा, युए चिंगहे, क्या तुम्हें लगता है कि सब यहीं खत्म हो गया? असली खेल तो अब शुरू होगा। उसके जाने के बाद दुकान में फिर से शांति लौट आई। सफाई कर्मचारी लियू दादा मेरे पास आए और चिंता से बोले, शे मालिक, आज तो आपका बहुत नुकसान हो गया। वह पूरा परिवार साफ दिख रहा था कि सिर्फ फायदा उठाने आया है। आपको उन्हें इतना सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए था। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, लियू दादा, चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। सभी ग्राहकों के जाने के बाद मैंने दुकान बंद की, सीसीटीवी फुटेज सेव किया और उसकी कई बैकअप कॉपीज भी बना ली। लेकिन सिर्फ इतना करना युए चिंगहे और उसके पीछे खड़ी कंपनी को हराने के लिए काफी नहीं था। पिछले जन्म में उन्होंने एक आम इंसान को इंटरनेट पर बदनाम करके मरने तक मजबूर कर दिया था। इससे साफ था कि उनके पास बहुत ताकत थी। मुझे उनसे भी ज्यादा ताकतवर हथियार चाहिए था, ऐसा हथियार जो उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दे। मैंने युए चिंगहे का शॉर्ट वीडियो अकाउंट खोला। अकाउंट का नाम था 6 Kids Mom Struggling in the City। उसमें सैकड़ों वीडियो थे और लगभग हर वीडियो एक जैसा था। वह अपने 6 बच्चों के साथ किसी सस्ते किराए के कमरे में रहती दिखती, साधारण खाना खाती, पीछे दुख भरा संगीत चलता और भावुक कैप्शन लिखा होता। फिर वीडियो के बीच में एडवर्टाइजमेंट और शॉपिंग लिंक लगा दिया जाता। साफ था कि उसकी कंपनी ने उसकी इमेज एक ऐसी महान सिंगल मदर की बनाई थी जिसे उसके पति ने छोड़ दिया है और जो अकेले अपने 6 बच्चों को पालने के लिए शहर में संघर्ष कर रही है। कमेंट सेक्शन में हर तरफ एक जैसी बातें थीं। दीदी हिम्मत मत हारिए, माँ का प्यार सबसे महान होता है। वीडियो देखकर रोना आ गया। यह सब देखकर मुझे घिन आने लगी। सिर्फ इस झूठी दुख भरी इमेज के सहारे युए चिंगहे ने लगभग 10 लाख फॉलोअर्स बना लिए थे। मैंने ठंडी हंसी के साथ उसका सबसे नया वीडियो खोला। वह सिर्फ आधा घंटा पहले अपलोड हुआ था। वीडियो में मेरी दुकान में नूडल्स खाने वाला वही सीन था, लेकिन उसे बहुत चालाकी से एडिट किया गया था। वीडियो में वह और उसके बच्चे खुशी खुशी खाना खाते दिख रहे थे, जबकि मैं शुरू से आखिर तक मुस्कुराकर उनकी हर बात मानता दिखाई दे रहा था। पीछे बहुत भावुक संगीत चल रहा था और टाइटल लिखा था, इस शहर में अब भी इंसानियत जिंदा है। ओयू फेरी नूडल शॉप के मालिक ने सिर्फ 10 युआन में हम 7 लोगों का पेट भर दिया। दिल से धन्यवाद। वीडियो के नीचे मेरी दुकान का पूरा पता भी साफ साफ लिखा हुआ था। कमेंट सेक्शन में हर तरफ मेरी तारीफ हो रही थी। मालिक का दिल बहुत बड़ा है, जरूर जाकर सपोर्ट करेंगे। एड्रेस सेव कर लिया है, कल ही जाकर खाना खाऊंगा। अच्छे लोगों को हमेशा अच्छा फल मिलना चाहिए। मालिक को सलाम। युए चिंगहे की यह चाल सच में बहुत खतरनाक थी। आज यह वीडियो देखकर बहुत सारे लोग मेरी दुकान पर टूट पड़ेंगे। जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी, अगर मेरी सेवा में थोड़ी सी भी कमी रह गई या फिर खर्चे की वजह से मैं हर किसी की अनलिमिटेड रिफिल की मांग पूरी नहीं कर पाया, तो वहीं से झगड़ा शुरू हो जाएगा। उस समय युए चिंगहे फिर सामने आएगी और कहेगी कि मैं बदल गया हूँ, या फिर फेम और ट्रैफिक ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। सारी गंदगी मेरे ऊपर डाल दी जाएगी और उसे फिर से पहले से भी ज्यादा ट्रैफिक, व्यूज और एक्सपोजर मिल जाएगा। सच में एक तीर से 2 निशाने लगाने वाली बहुत खतरनाक योजना थी। ये सब सोचते सोचते ही मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। अब मुझे हर हाल में पलटवार करना था। मैंने वीडियो बंद कर दिया और पुलिस का नंबर डायल किया, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद कॉल काटी। पुलिस को बुलाने का कोई फायदा नहीं था। उसने कोई कानून नहीं तोड़ा था। यह मामला सिर्फ मोरालिटी का था और पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक तरीका आया, अगर कानून ऐसे लोगों को सजा नहीं दे सका तो फिर मैं भी उसी की चाल उसी पर क्यों न चलूं। अगले ही दिन युए चिंगहे का वह वीडियो सच में वायरल हो गया। मेरी छोटी सी नूडल्स की दुकान एक ही रात में इंटरनेट फेमस चेक इन स्पॉट बन गई। सुबह ठीक 8 बजे जैसे ही मैंने दुकान का शटर खोला, बाहर पहले से ही लोगों की भारी भीड़ जमा थी। चारों तरफ मोबाइल कैमरे और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए लगाए गए उपकरण सीधे मेरे चेहरे की तरफ थे। मालिक, आप ही है ना वही 10 युआन में सबका पेट भरने वाले फरिश्ते जैसे मालिक? हम 6 Kids Mom का वीडियो देखकर खास आपके यहाँ आए हैं। मालिक, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मालिक, हमें भी एक कटोरी यांगचून नूडल्स दीजिए। हम भी देखना चाहते हैं कि सच में अनलिमिटेड रिफिल मिलता है या नहीं। पूरी भीड़ में शोर मचा हुआ था। कुछ लोग सच में मेरा सपोर्ट करने आए थे, कुछ सिर्फ तमाशा देखने आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा लोग ऐसे थे जिनकी आंखों में लालच और स्वार्थ साफ दिखाई दे रहा था। हर कोई मोबाइल उठाकर लाइव स्ट्रीम कर रहा था और लगभग सभी के टाइटल एक जैसे थे। मुझे पहले से ही इसकी उम्मीद थी, इसलिए मैंने चेहरे पर वही कल वाली मुस्कान बनाए रखी और ऊंची आवाज में कहा, आप सभी का स्वागत है, कृपया धक्का मत दीजिए, एक एक करके आइए। दुकान में सभी के बैठने की जगह है। मैं वादा करता हूँ कि हर किसी को खाना मिलेगा और कोई भी भूखा नहीं जाएगा। मेरी बात सुनकर भीड़ धीरे धीरे लाइन में लगने लगी और कुछ ही देर में दुकान पूरी तरह भर गई। मालिक, रिफिल। मालिक, जल्दी कीजिए। अरे भाई, मैं तो 5 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ। चारों तरफ से लगातार आवाजें आने लगी। मैं अकेला ही रसोई और ग्राहकों के बीच लगातार भाग दौड़ कर रहा था। पसीने से मेरे पूरे कपड़े भीग चुके थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दोनों बाहें अब जवाब देने वाली हैं। तभी लाल रंग के बालों वाला एक युवा स्ट्रीमर अपने मोबाइल पर लाइव करते हुए जोर से बोला, दोस्तों, हमने तो पहले ही 10 बार रिफिल करवा लिया है, लेकिन अब मालिक की स्पीड साथ नहीं दे रही। क्या हुआ मालिक, अब निभा नहीं पा रहे क्या? उसके बगल में खड़ा
बोला उसका साथी भी तुरंत आग में घी डालते हुए बोल पड़ा, बिल्कुल ये मालिक तो ठीक नहीं है। कल 6 किड्स मॉम अपने 6 बच्चों के साथ आई थी, तब तो उसने 30 कटोरी रीफिल करवा ली थी, और आज हम लोगों ने अभी कितनी ही कटोरियां खाई हैं तभी इससे परेशानी होने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए एक बड़ी सी कटोरी नूडल्स उसके सामने रखी और कहा, छोटे भाई माफ करना, आज भीड़ ज्यादा है इसलिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लो तुम्हारे नूडल्स। वह एक पल के लिए हैरान रह गया, शायद उसने सोचा भी नहीं था कि मैं गुस्सा होने की बजाय अब भी इतने अच्छे व्यवहार से पेश आऊंगा। आखिरकार उसने मजबूरी में चॉपस्टिक उठाई। उसके लाइव स्ट्रीम में दर्शक लगातार मजाक उड़ा रहे थे, अगर खा नहीं सकते तो खाना बर्बाद मत करो। उन तानों के बीच उसने जबरदस्ती पूरी कटोरी अपने मुंह में ठूंस ली। पूरे दिन मैंने 300 से भी ज्यादा ग्राहकों की सेवा की, कुल मिलाकर 1000 से भी ज्यादा कटोरी नूडल्स रीफिल करके परोसी। रात के 10 बजे जब आखिरी ग्राहक भी चला गया तो मैं थकर कुर्सी पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। पूरे दिन की कमाई में से खर्चा निकालने के बाद मुझे लगभग 8000 युआन का नुकसान हुआ था। दुकान बंद होने से पहले लियू दादा फिर आए। इस बार वह नूडल्स खाने नहीं बल्कि मेरी मदद करने आए थे। उन्होंने चिंता से कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग तुम्हारी दुकान खाकर ही बंद करवा देंगे। मैंने बिना कुछ कहे दराज खोली, एक लिफाफा निकाला और उनके हाथ में देते हुए कहा, ये पिछले कुछ दिनों की मेरी कमाई है, आप मेरी एक मदद कर दीजिए। कल सुबह होते ही इसे शहर के पश्चिम वाले ऑर्फनेज में पहुंचा दीजिए और मेरी तरफ से दान कर दीजिए। लियू दादा ने हैरानी से पूछा, इसमें तो कई 10,000 युआन होंगे, आज तो तुम्हारा इतना नुकसान हुआ है, क्या अब अपना गुजारा नहीं करोगे? उनकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। यूए छिंगहे और वे सारे स्ट्रीमर्स सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि अब मैं जो कुछ करने वाला हूँ वही उन्हें हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। मैंने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं लियू दादा, मैं समाज को कुछ लौटाना चाहता हूँ। लोग मेरे साथ चाहे जैसा व्यवहार करें, लेकिन मैं अपनी शुरुआत का मकसद कभी नहीं भूलूंगा। लियू दादा मुझे कुछ देर तक चुपचाप देखते रहे। उनकी आंखों में कई तरह की भावनाएं थीं। आखिर में उन्होंने गहरी सांस ली, लिफाफा संभाल कर रख लिया और चले गए। उनके जाने के बाद मैंने दुकान का दरवाजा बंद किया, अपना कंप्यूटर खोला और पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज एडिट करना शुरू कर दिया। उन स्ट्रीमर्स के लालची चेहरे, मुफ्तखोर लोगों की हरकतें, पूरे दिन मेरी भाग दौड़ और आखिर में वह दृश्य जिसमें मैं पैसों का लिफाफा लियू दादा को देकर ऑर्फनेज में दान करने की बात कह रहा था। मैंने इन सबको जोड़कर एक पूरा वीडियो तैयार किया। वीडियो तैयार होने के बाद मैंने एक दूसरे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म को खोला और वहां एक ऐसे मशहूर ब्लॉगर को ढूंढा जिसके करोड़ों नहीं बल्कि लाखों में नहीं बल्कि 1 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे और जो हमेशा झूठ और घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए जाना जाता था। उसका नाम था मिस्टर डाओके। मैंने अपनी पूरी कहानी और सारे वीडियो एविडेंस उसे भेज दिए। कुछ ही देर बाद उसका जवाब आया। उसने गुस्से में इस पूरे मामले की निंदा की और कहा कि वह अगले दिन खुद मेरे पक्ष में आवाज उठाएगा। उसका जवाब पढ़ने के बाद ही मुझे राहत मिली और मैं मेज पर सिर रखकर सो गया। अगले दिन मैं हमेशा की तरह दुकान खोलने पहुंचा। बाहर फिर से लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन इस बार मुझे पहले से अनुभव था, इसलिए मैंने पहले ही 3 गुना ज्यादा सामान तैयार कर रखा था और 2 अतिरिक्त आंटियों को भी अस्थायी काम पर बुला लिया था। इस बार इतनी बड़ी भीड़ का सामना करते हुए भी मैं पूरी तरह शांत था। चाहे कोई ग्राहक ऐसी भी मांग करता, कटोरियां और रीफिल करवाते, मैं हर किसी का मुस्कुराकर स्वागत करता और पूरी लगन से सेवा करता। जो स्ट्रीमर्स मेरी दुकान में कमी निकालने आए थे, उन्हें मेरी बेहतरीन सेवा में एक भी गलती नहीं मिली। आखिर में वे मजबूरी में नूडल्स खाते और चुपचाप वहां से चले जाते। दोपहर के करीब 2 बजे यूए छिंगहे फिर मेरी दुकान पर आ गई, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई लोग बड़े बड़े कैमरे उठाए हुए थे। साफ दिख रहा था कि ये उसकी पीछे वाली बीबीए मीडिया कंपनी के लोग थे। आज उसने बहुत अच्छे से मेकअप किया हुआ था और महंगे साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे। उसने मुस्कुराकर कहा, शे मालिक, फिर मुलाकात हो गई। मैं समझ गया कि वह आज फिर नया नाटक करने आई है। उसने ऊंची आवाज में कहा, शे मालिक, आज मैं खास आपका धन्यवाद करने आई हूँ। मेरे वीडियो के वायरल होने के बाद आपकी दुकान का बिजनेस भी पहले से बहुत अच्छा हो गया होगा, है ना? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि दुकान में बैठे हर ग्राहक ने उसकी बात सुन ली। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, देखिए, अब पूरा इंटरनेट जानता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। आपकी दुकान भी अब इंटरनेट फेमस बन चुकी है। सच कहूँ तो आपको मेरा धन्यवाद करना चाहिए। उसकी बातों में साफ छिपा हुआ मतलब था। वह सबके सामने यह साबित करना चाहती थी कि मैंने उसकी अच्छाई का फायदा उठाकर अपनी दुकान का प्रचार किया है। दुकान में बैठे कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। मैं उसे देखते हुए मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। आखिरकार वह पल आ ही गया। यूए छिंगहे समझ चुकी थी कि पहले वाला तरीका अब काम नहीं करेगा, इसलिए उसने अब नया खेल शुरू कर दिया था ताकि दूसरों की सहानुभूति बेचकर फिर से ट्रैफिक और व्यूज कमा सके। मैं अभी सोच ही रहा था कि उसे क्या जवाब दूं, तभी दुकान के दरवाजे से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद? इस बात का कि तुमने इस मालिक को बेवकूफ समझा, या इस बात का कि तुम किराए के बच्चों को लेकर मुफ्त में खाने पीने आई? सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई। एक मजबूत शरीर वाला अधेड़ आदमी जिसने सिर पर कैप पहन रखी थी अंदर आया। उसके हाथ में सेल्फी स्टिक थी और वह लाइव स्ट्रीम कर रहा था। उसने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, दोस्तों, मैं हूँ मिस्टर डाओके और आज मैं साल के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करने आया हूँ। आज मैं उस तथाकथित महान माँ की ममता के पीछे छिपे गंदे सच को सबके सामने लाऊंगा। मिस्टर डाओके को देखते ही यूए छिंगहे का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह घबरा कर चिल्लाई, बकवास मत करो। लेकिन मिस्टर डाओके ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने सीधे मोबाइल कैमरा उसकी तरफ घुमाया और कहा, यूए छिंगहे का असली नाम वंग गुइफेन है। इसकी उम्र 32 साल है। ये न तो शादीशुदा है और न ही इसके कोई बच्चे हैं। इसके पीछे खड़े ये 6 बच्चे इसके रिश्तेदार भी नहीं है। उसकी आवाज पूरे आत्मविश्वास से गूंज रही थी। ये सारे बच्चे बीबीए मीडिया कंपनी द्वारा किराए पर लाए गए चाइल्ड एक्टर्स हैं। हर वीडियो की शूटिंग के बाद हर बच्चे को 200 युआन दिए जाते हैं। तुम लोगों ने जनता की सहानुभूति का फायदा उठाकर झूठी दुख भरी कहानी बनाई, एक महान सिंगल मदर की इमेज तैयार की और उसी के दम पर खूब पैसा कमाया। क्या तुम अब भी
कहोगी कि यह सब झूठ है? मिस्टर डाओके की हर बात के साथ यूए चिंगे का चेहरा और भी बदरंग होता जा रहा था। उसी समय लाइव स्ट्रीम का कमेंट सेक्शन पूरी तरह फट पड़ा। क्या बच्चे किराए के हैं? हे भगवान, लोगों की सहानुभूति के साथ भी ऐसा धोखा? मुझे तो पहले से शक था। कौन सी माँ अपने बच्चों को इस तरह मुफ्तखोरी के लिए घुमाती है? यूए चिंगे पूरी तरह घबरा गई। उसने मिस्टर डाओके की तरफ उंगली उठाकर चीखते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मेरे बच्चे यहीं खड़े हैं, ये सब मेरे अपने बच्चे हैं। इतना कहकर उसने अपने पास खड़े एक छोटे लड़के का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का डरकर तुरंत उससे दूर हट गया। वही लड़का था जिसके बारे में पिछले जन्म में खबर आई थी कि उसके साथ लंबे समय तक बुरा व्यवहार किया गया था और उसे इतना भूखा रखा गया था कि वह सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था। मिस्टर डाओके ने ठंडी मुस्कान के साथ एक वीडियो चला दिया। वीडियो में एक औरत रोते हुए कह रही थी, मुझे नहीं पता था कि वे मेरे बच्चे का इस्तेमाल लोगों को धोखा देने के लिए करेंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, कृपया मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दीजिए। वीडियो में दिख रही वह औरत उसी छोटे लड़के की असली माँ थी। सच सामने आते ही यूए चिंगे का पूरा झूठ पल भर में बिखर गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा चुका था। तभी उसके पीछे खड़े लोग घबरा कर चिल्लाने लगे, रिकॉर्डिंग बंद करो, तुम हमारी प्राइवेसी और इमेज राइट्स का उल्लंघन कर रहे हो। अभी के अभी लाइव स्ट्रीम बंद करो, नहीं तो हम तुम पर केस कर देंगे। लेकिन उसकी टीम भी तुरंत हरकत में आ गई। कैमरे उठाए हुए कई लोग आगे बढ़े और मिस्टर डाओके का मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगे। मिस्टर डाओके का शरीर बहुत मजबूत था। उसने उन्हें एक ही धक्के में पीछे हटा दिया और गुस्से से बोला, केस करना है तो कर दो, लेकिन मुझे हाथ मत लगाना। अगर किसी ने मुझे छुआ तो मैं अभी पुलिस बुलाकर कहूंगा कि तुम लोगों ने मुझ पर हमला किया है। ये सुनते ही उन लोगों के चेहरे उतर गए और किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। यूए चिंगे ने देखा कि अब उसकी सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं, तो वह अचानक जमीन पर बैठकर रोने चीखने लगी। मैंने ऐसा क्या गलत किया? मैं तो सिर्फ पैसा कमाना चाहती थी। मैं अकेली इस शहर में संघर्ष कर रही हूँ। क्या मेरे लिए जीना इतना आसान है? तुम सब बुरे लोग हो। तुम सबने मिलकर मुझे ही निशाना बना लिया। वह जमीन पर बैठकर रोने चीखने लगी और चिल्लाते हुए बोली, मैं तो बस एक कमजोर औरत हूँ। मैं तुम सब पर केस करूंगी। मैं तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मैं तुम सबको बदनाम कर दूंगी। अब उसका असली चेहरा पूरी तरह सबके सामने आ चुका था। वह बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। दुकान में मौजूद ग्राहक और लाइव स्ट्रीम देख रहे लाखों दर्शक उसकी इस घटिया एक्टिंग को देखकर घिन महसूस करने लगे। दूसरी तरफ मिस्टर डाओके की टीम ने इस पूरी लाइव स्ट्रीम के छोटे छोटे क्लिप्स तुरंत काट कर एडिट किए और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से अपलोड करना शुरू कर दिया। इंटरनेट इन्फ्लुएंसर ने दयालु नूडल्स शॉप के मालिक को फंसाया, झूठी सिंगल मदर का पर्दाफाश, किराए के बच्चों से लोगों को बेवकूफ बनाया गया जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स कुछ ही घंटों में पूरे इंटरनेट पर छा गए। देखते ही देखते जनता की राय पूरी तरह बदल गई और गुस्से की लहर ने यूए चिंगे और उसके पीछे मौजूद पूरी बीबीए मीडिया कंपनी को डुबो दिया। यूए चिंगे की बनाई हुई झूठी इमेज पूरी तरह टूट गई। जो औरत कल तक लोगों की नजरों में महान माँ थी, वही आज पूरे इंटरनेट की नजर में एक शर्मनाक ठग बन चुकी थी। उसका अकाउंट बंद कर दिया गया, उसके सारे बिजनेस डील्स और कोलैबोरेशंस रद्द हो गए और पूरे इंटरनेट पर लोग उसकी खुलकर आलोचना करने लगे। मैंने एक राहगीर द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो देखा जिसमें उसकी अपनी कंपनी के कर्मचारी उससे किसी आवारा कुत्ते की तरह घसीटते हुए मेरी दुकान से बाहर ले जा रहे थे। पुनर्जन्म के बाद पहली बार मेरे चेहरे पर दिल से मुस्कान आई, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि यूए चिंगे का खत्म होना आखिर नहीं बल्कि शुरुआत ही। उसके पीछे खड़ी बीबीए मीडिया कंपनी ही असली खतरा थी। मुझे आज भी साफ याद था कि पिछले जन्म में इंटरनेट पर मेरे खिलाफ नफरत फैलाने वाली यूए चिंगे थी, लेकिन मुझे पीट पीट कर मारने वाले बीबीए के वही गुंडे थे। मरते वक्त भी उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, हमारी सबसे बड़ी इंटरनेट इन्फ्लुएंसर से पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यूए चिंगे तो सिर्फ सामने रखी गई एक मोहरा थी। असली डर उस कंपनी से था जो ट्रैफिक और व्यूज के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि गुंडों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकती थी। और अब मैंने सिर्फ उनकी सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर को ही नहीं छेड़ा था, बल्कि अपने हाथों से उसका पूरा करियर भी खत्म कर दिया था। मुझे पूरा यकीन था कि वे लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन मेरी उम्मीद के उलट अगले 2 दिन बिल्कुल शांत बीते। जैसा मैंने सोचा था वैसा कोई बदला लेने नहीं आया। यूए चिंगे और उसकी मैनेजमेंट कंपनी ऐसे गायब हो गए जैसे उनका कभी अस्तित्व ही नहीं था। मेरी नूडल्स की दुकान भी फिर से पहले जैसी सामान्य हो गई, बल्कि पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई। शहर के बहुत से लोग मेरे काम से प्रभावित होकर सच दिल से मेरी दुकान पर आने लगे। वे एक कटोरी नूडल्स खाते और अपनी मर्जी से दूसरी कटोरी के भी पैसे देकर जाते। अब किसी ने भी अनलिमिटेड रिफिल की बात नहीं की। कुछ दिन बाद लियू दादा भी वापस आए। उनके हाथ में ऑर्फनेज की तरफ से भेजा गया धन्यवाद पत्र और दान की आधिकारिक रसीद थी। उन्होंने बहुत सम्मान के साथ वह दोनों चीजें मेरे हाथ में सौंप दी। मैंने धन्यवाद पत्र और रसीद को सावधानी से दीवार पर टांग दिया। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी हर दिन और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मैं जानता था कि तूफान आने से पहले की शांति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। मैं लगातार चिंता में डूबता जा रहा था। उस रात भी हमेशा की तरह मैंने दुकान बंद की और जाने ही वाला था कि दरवाजे पर एक ऐसा इंसान दिखाई दिया जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह थे मिस्टर डाओके। इस बार उन्होंने लाइव स्ट्रीम शुरू नहीं की थी। वह अकेले ही गंभीर चेहरे के साथ अंदर आए। उन्होंने कहा, शे मालिक, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मैंने उन्हें पानी का एक गिलास दिया और पूछा, मिस्टर डाओके, आप इस समय यहाँ कैसे? उन्होंने पानी का एक घूंट पिया और गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मैंने तुरंत पूछा, क्या आप यूए चिंगे की पीछे वाली मैनेजमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं? उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने इस कंपनी की जांच की है, लेकिन जो पता चला वह मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक है। यह लोग सिर्फ इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स तैयार करने का काम नहीं करते। इनके पीछे कई तरह
तरह के ग्रे बिजनेस, यहाँ तक कि गैर कानूनी लोन बिजनेस भी जुड़े हुए हैं। ये चिंगे तो सिर्फ इनके लिए पैसा कमाने का एक औजार थी। अब जब वह बेकार हो चुकी है तो कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए वे लोग जरूर बदला लेंगे। उनकी बातों ने मेरे मन में पहले से मौजूद शक को सच साबित कर दिया। फिर वह कुछ पल रुके और उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, मैंने इस कंपनी के एक शेयर होल्डर के बारे में भी पता लगाया है। उसका नाम सब लोग ब्रदर लॉन्ग से जानते हैं। उसके ऊपर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहले वह अपराधियों की दुनिया में था और आज भी उसके पास गुंडों की पूरी टोली है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे खतरे की घंटी बज उठी। क्या पिछले जन्म में मुझे पीट पीट कर मारने वाले वही गुंडे इसी ब्रदर लॉन्ग के आदमी थे? मिस्टर डाउके ने मेरा पीला पड़ चुका चेहरा देखा और आगे बोले, आज मैं दो वजह से आया हूँ। पहली तुम्हें सावधान करने और दूसरी तुमसे विदा लेने। मैं कुछ समय के लिए यह शहर छोड़ रहा हूँ। मुझे कुछ दिन छिपकर रहना पड़ेगा। उन्होंने मेरा घर भी ढूंढ लिया है। कल रात किसी ने मेरे घर के बाहर पेंट फेंककर धमकी दी है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। करोड़ों दर्शकों वाला इतना बड़ा एक्सपोज ब्लॉगर भी अगर जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गया था तो मैं तो सिर्फ एक साधारण नूडल्स की दुकान चलाने वाला इंसान था। मेरे अंदर निराशा की लहर दौड़ गई। मैंने अपने दोनों हाथ कसकर भींच लिए। क्या पुनर्जन्म मिलने के बाद भी आखिरकार मुझे उन्हीं दरिंदों के हाथों मरना पड़ेगा? नहीं, इस बार मैं अपनी किस्मत के सामने झुकने वाला नहीं था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने मिस्टर डाउके की तरफ देखा और पूछा, अभी आपने कहा था कि उनका गैर कानूनी लोन बिजनेस से भी संबंध है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, ये जानकारी मुझे एक इन्फॉर्मर से मिली है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई पक्का एविडेंस नहीं है। उनकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में एक पूरी योजना तैयार हो गई। मुझे सिर्फ एक ऐसी शुरुआत चाहिए थी जिससे पुलिस के पास आधिकारिक रूप से इस मामले में उतरने का कारण मिल जाए। मैंने धीरे से कहा, मिस्टर डाउके, मेरे पास एक तरीका है। शायद हम इस बार उन सबको एक साथ खत्म कर सकते हैं, लेकिन इस योजना में आपका साथ देना जरूरी होगा और ये बहुत खतरनाक भी है। मिस्टर डाउके कुछ पल तक मेरी आंखों में देखते रहे, फिर उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक उभर आई। उन्होंने जोर से सिर हिलाया और कहा, छे मालिक, बताइए क्या करना है। मैं इतने सालों से झूठ और धोखेबाजों का पर्दाफाश करता आया हूँ। आज तक मैं किसी से नहीं डरा। मेरी योजना बहुत सीधी थी। मैं खुद को ही चारे के रूप में इस्तेमाल करने वाला था। मैंने मिस्टर डाउके से कहा कि वह अपने करोड़ों फॉलोअर्स वाले अकाउंट पर एक नया वीडियो पोस्ट करें। उस वीडियो में यूए चिंगे की मैनेजमेंट कंपनी पर और भी गंभीर आरोप लगाए जाए, खासकर उनके गैर कानूनी फंड रेजिंग, अवैध लोन बिजनेस और लोगों से हिंसा करके वसूली करने जैसी हरकतों का खुलकर जिक्र किया जाए। मुझे पूरा विश्वास था कि जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आएगा वह मैनेजमेंट कंपनी जरूर बुरी तरह भड़क जाएगी। वीडियो के आखिर में मिस्टर डाउके ऐलान करेंगे कि इस शुक्रवार रात ठीक 8 बजे वह मेरी नूडल्स की दुकान पर लाइव स्ट्रीम करेंगे और उस दौरान सारे अहम एविडेंस सबके सामने रखेंगे। लेकिन यह सब झूठा। हमारे पास ऐसा कोई भी निर्णायक एविडेंस था ही नहीं। इस पूरे प्लान का मकसद सिर्फ इतना था कि सामने वाली कंपनी खुद हमला करने पर मजबूर हो जाए। उनकी नजर में अगर मिस्टर डाउके ने सच में वे सबूत सार्वजनिक कर दिए तो उनका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, शुक्रवार रात 8 बजे से पहले मिस्टर डाउके और मुझे हमेशा के लिए चुप करा देना। दूसरी तरफ मैंने पहले ही पुलिस से संपर्क कर लिया था, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मुझ पर हमला होने वाला है। मैंने खुद को एक पीड़ित की तरह पेश करते हुए शिकायत दर्ज करवाई। मैंने पुलिस को बताया कि मुझे उस मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से धमकी भरे फोन आ रहे हैं और पिछले कई दिनों से मेरी दुकान के बाहर कुछ संदिग्ध लोग लगातार घूम रहे हैं। साथ ही मैंने मिस्टर डाउके के वीडियो का भी जिक्र किया और कहा कि मुझे अपनी और उनकी सुरक्षा की गंभीर चिंता है। मैंने पुलिस से अनुरोध किया कि शुक्रवार रात मेरी दुकान के आसपास सुरक्षा व्यवस्था की जाए। पुलिस ने मेरी शिकायत दर्ज कर ली और कहा कि वे इस मामले को गंभीरता से लेंगे। अगले 3 दिनों तक मेरी नूडल्स की दुकान हमेशा की तरह चलती रही, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि हवा में एक अनजाना दबाव तैर रहा है। दुकान के बाहर हमेशा कुछ संदिग्ध लोग इधर उधर मंडराते रहते थे। मुझे पूरा यकीन था कि वे उसी मैनेजमेंट कंपनी के भेजे हुए लोग थे जो मेरी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे, लेकिन मैंने ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं हर दिन पहले की तरह मुस्कुराकर ग्राहकों का स्वागत करता और उन्हें नूडल्स परोसता रहा। आखिरकार शुक्रवार की शाम आ गई। रात के 7 बजे मैंने आखिरी ग्राहक को विदा किया और तय समय से पहले दुकान बंद कर दी। थोड़ी देर बाद मिस्टर डाउके भी वादे के मुताबिक मेरी दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने धीरे से पूछा, शे मालिक, सब तैयारी हो गई? मैंने सिर हिलाया और रसोई की तरफ इशारा करते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, मैंने पहले ही कई छिपे हुए हिडन कैमरास लगा दिए हैं। आज रात हम उन्हें ऐसा तमाशा दिखाएंगे जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम दोनों दुकान के अंदर चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगे। समय धीरे धीरे बीता गया। जब घड़ी में 7:50 हुए तभी दुकान के बाहर वाली गली से कई लोगों के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने मिस्टर डाउके की तरफ देखा और धीरे से कहा, वे आ गए। हम दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी बाहर से किसी ने मेरी दुकान का शटर पूरी ताकत से लात मारकर पीटना शुरू कर दिया। पूरे इलाके में धमाकों जैसी आवाज गूंजने लगी। बाहर से एक बेहद गुस्से भरी आवाज आई, दरवाजा खोल, शे बाहर निकल, हरामजादे। वह आवाज मेरे लिए बिल्कुल जानी पहचानी थी। यही वही आवाज थी जो पिछले जन्म में मेरी मौत से पहले मैंने सुनी थी। मैं बिल्कुल शांत बैठा रहा। जब कई लातें मारने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने लोहे की रॉड निकालकर शटर उखाड़ना शुरू कर दिया। रात की खामोशी में लोहे के रगड़ने की वह डरावनी आवाज पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। मिस्टर डाउके के हाथ भी डर से कांपने लगे थे। लेकिन तभी अचानक गली के दूसरे सिरे से तेज पुलिस की लाल नीली लाइटें चमक उठी। अगले ही पल सायरन की आवाज गूंज उठी, कोई हिलेगा नहीं, पुलिस। करीब दर्जन भर पुलिस वाले दौड़ते हुए आए और दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे उन सारे गुंडों को रंगे हाथों घेर लिया। मैं, मिस्टर डाउके और वे सारे गुंडे एक साथ हैरान रह गए। मेरी असली योजना तो यह थी कि पहले वे लोग मेरी दुकान में तोड़ फोड़ करें और उसके बाद मैं पुलिस बुलाऊं ताकि वे रंगे हाथों पकड़े जाएं।
लेकिन पुलिस तो पहले से ही यहाँ घात लगाकर बैठी थी। उधर गुंडों की हालत भी खराब हो गई। उनके हाथों से हथियार जमीन पर गिर गए और वे डर के मारे वहीं सिर पकड़कर बैठ गए। तभी एक पुलिस अधिकारी मेरी दुकान के दरवाजे तक आया और शटर पर दस्तक देते हुए बोला, शे मालिक नमस्ते, हम शहर की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम से हैं। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ एक आपराधिक गिरोह अपराध करने की तैयारी कर रहा है। मैंने दरवाजा खोला और हैरानी से पूछा, पुलिस अंकल? लेकिन मैंने तो पुलिस नहीं बुलाई थी। वह अधिकारी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इस बार सूचना आपकी तरफ से नहीं आई, हमें यहाँ भेजने का आदेश हमारे बड़े अधिकारी का था। मैं हैरान होकर बोला, बड़े अधिकारी? लेकिन मैं तो किसी बड़े अधिकारी को जानता भी नहीं। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, शे मालिक, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी आंखें पूरी तरह फैल गईं। सामने वहीं लियू दादा खड़े थे, लेकिन इस बार उन्होंने साफ सुथरी आधिकारिक वर्दी पहन रखी थी। दोनों हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे और उनके पूरे व्यक्तित्व से रौब और गरिमा साफ झलक रही थी। उन्हें उस रूप में देखकर मेरा दिमाग कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया। लियू दादा, आप शे मालिक, माफ करना, मैंने आज तक तुम्हें सच नहीं बताया। मैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन का टीम लीडर हूँ। मैं वहीं खड़ा रह गया। इतनी बड़ी सच्चाई को एक साथ समझ पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जिस बुजुर्ग को मैं हर दिन नूडल्स परोसता था, जिसके लिए मैं बार बार सूप भरता था और जिसकी मैं हमेशा चिंता करता था, वह असल में अपनी पहचान छिपाए हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे। लियू दादा ने शांत स्वर में कहा, उस बीजीए मीडिया कंपनी पर हमारी टीम बहुत समय से नजर रखे हुए थी। उसका मालिक पहले एक सड़क छाप गुंडा था। उसने गलत तरीकों से पैसा कमाया और बाद में इंटरनेट का दौर आने पर यह कंपनी खोल ली। ऊपर से वह इंटरनेट इन्फ्लुएंसर तैयार करता था, लेकिन अंदर से उसका काम आज भी वही था। वह युवाओं को बहकाकर जरूरत से ज्यादा खर्च करवाता, तरह तरह के जाल बिछाता और न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। हम उसे बहुत पहले से पकड़ना चाहते थे, लेकिन वह बहुत चालाक था। उसके सारे असली एविडेंस इतनी गहराई से छिपे हुए थे और उसके हिसाब किताब इतने साफ बनाए गए थे कि हमारे पास उसे पूरी तरह दोषी साबित करने का कोई पक्का रास्ता नहीं था। मुझे तो लगने लगा था कि शायद रिटायर होने से पहले भी मैं इस गिरोह को खत्म नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर लियू दादा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में संतोष और सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने थोड़ी देर रुकर अपनी जेब से वही लिफाफा निकाला जो मैंने उन्हें ऑर्फनेज में दान करने के लिए दिया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शायद सच में अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। तुम्हारी उस नेकी ने हमें तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर किया। उसी रात जब तुमने मुझे यह दान देने की जिम्मेदारी सौंपी थी, तभी से मैंने आज की पूरी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी थी। ये सुनते ही मुझे अचानक सब समझ में आ गया। अब तक मुझे लगता था कि मैं और मिस्टर दौके अपनी योजना से पुलिस को यहाँ तक लेकर आए थे, लेकिन सच तो यह था कि हम दोनों पहले से ही पुलिस की पूरी योजना का एक हिस्सा बन चुके थे। हम सिर्फ चाह रहे थे ताकि अपराधी खुद बाहर निकल आए। असली जाल तो लियू दादा और उनकी पूरी टीम पहले से बिछाकर बैठी थी। लियू दादा ने दृढ़ आवाज में कहा, अब हमारे पास इन गुंडों के खिलाफ ठोस एविडेंस है। इन्हीं के सहारे हम उस मैनेजमेंट कंपनी के पीछे छिपे पूरे गैर कानूनी नेटवर्क को बेनकाब कर देंगे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे जाकर उन अपराधियों को कानून के हवाले करना है। तुम लोग आराम से घर जाओ, कल सुबह उठकर बस खबरें देखना। अगले दिन मैंने जैसे ही मोबाइल खोला, हर तरफ एक ही खबर चल रही थी। लियू दादा की बात पूरी तरह सच साबित हुई। शहर की अंधेरी दुनिया पर राज करने वाला पूरा अपराधी गिरोह एक ही कार्रवाई में खत्म कर दिया गया था। ब्रदर लॉन्ग समेत सभी मुख्य अपराधी गिरफ्तार हो चुके थे। उन पर गैर कानूनी कारोबार, जबरन वसूली, गुंडागर्दी और कई गंभीर अपराधों के मामले दर्ज किए गए थे। खबरों में यह भी दिखाया गया कि वे छाहों बचे सुरक्षित अपने असली परिवारों के पास वापस पहुंच चुके हैं और जिन बच्चों का परिवार नहीं मिला, उनकी भी अच्छी तरह देखभाल की व्यवस्था कर दी गई है। मैंने गहरी सांस ली और हमेशा की तरह अपनी दुकान का दरवाजा खोला। सामने वही रोज वाला नजारा था। सड़क पर लोगों की चहल पहल, रसोई से उठती खुशबू और जिंदगी की वही रौनक। लेकिन आज हवा में एक अलग ही सुकून था, जैसे लंबे तूफान के बाद आखिरकार साफ आसमान लौट आया हो। थोड़ी ही देर में मेरे पुराने ग्राहक फिर आने लगे। सफाई कर्मचारी, पास के निर्माण स्थल के मजदूर और कुछ अकेले रहने वाले बुजुर्ग। किसी ने मुझसे ज्यादा सवाल नहीं किए। सबने चुपचाप खाना ऑर्डर किया, आराम से खाया और मुस्कुराते हुए उठने लगे। तभी एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, मालिक आज भी रीफिल मिलेगा? मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल, जब तक पेट भर न जाए खाते रहिए। लेकिन इस बार उस बुजुर्ग ने अपनी जेब से फिर पैसे निकाले और पूरे सम्मान के साथ मेरी हथेली पर रखते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी अच्छाई को हम अपना हक नहीं बना सकते। अच्छे इंसानों को हमेशा अच्छा फल मिलना चाहिए। उसी शाम लियू दादा भी फिर मेरी दुकान पर आए। इस बार उन्होंने अपनी वर्दी उतार दी थी और फिर से वही साधारण शांत बुजुर्ग बन गए थे। वह अपनी हमेशा वाली जगह पर बैठकर मुस्कुराए और बोले, मालिक एक कटोरी यांगचुन नूडल्स और हाँ, इस बार ऊपर से थोड़ा ज्यादा हरा प्याज डाल देना। तो दोस्तों, इस मैनहुआ की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह मैनहुआ रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही जबरदस्त मैनहुआ और एनिमे रिकैप्स सबसे पहले आपको मिलते रहें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और भी कमाल की कहानियां लेकर आऊं तो कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली शानदार मैनहुआ रिकैप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।